नमस्ते बच्चों। आज मैं आप लोगों को निबंध लेखन पढ़ाने जा रही हूँ कि निबंध किस तरह से लिखना चाहिए। यह एग्जाम में अक्सर आता है कि एक अच्छे निबंध लिखने के लिए किस तरह से लिखा जाए, तो इसके बारे में आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और इससे पहले क्लास 9, क्लास 10 कृतिका, क्षितिज, स्पर्श, संचयन, इसका मैं सारा वीडियो बना चुकी हूँ। फुल एक्सप्लेनेशन, समरी और क्वेश्चन आंसर, और व्याकरण का बहुत ही आसान रूप में बहुत सारा चैप्टर में पढ़ा चुकी हूँ, जो कि आप लोग बहुत ही आसान तरीके से समझ जाएंगे और उसमें जरा सा भी कोई परेशानी नहीं होगी। तो उन सबको देखने के लिए आप ऊपर दिए गए आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं, या नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं, या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और बच्चों, आप जो भी चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उस चैप्टर का नाम लिखकर उसके आगे मेरे चैनल का नाम लिखिए। देवजनागरी स्पेलिंग है DEVZ स्पेस देकर NAGRI, और YouTube पर सर्च कीजिए, आपको वह चैप्टर आसानी से मिल जाएगा और आपकी पढ़ाई आसानी से हो जाएगी। और आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो अभी बच्चों, हम लोग जानते हैं निबंध लेखन में कि निबंध किस तरह से लिखा जाए। निबंध शब्द नी और बंध के योग से बना है, मतलब नी प्लस बंध दोनों मिलाकर क्या हो गया, निबंध। तो दोनों के योग से बना है, तो जिसका अर्थ क्या होता है, बंधा हुआ। मतलब कोई भी चीज को अगर हम लिखते हैं, किसी भी टॉपिक पर अगर हम निबंध लिखेंगे तो उसमें एक कसाव होना चाहिए, वह एक बंधा हुआ तरीका से होना चाहिए और तरीके में होना चाहिए। जिस विषय पर आपको कहा गया है निबंध लिखने के लिए, उसको सोच समझकर उसी विषय के तहत एक एक बात को ध्यान से लिखना चाहिए, ताकि जो निबंध आपके जो कॉपी चेक करेंगे उनको पता चलेगा, एग्जामिनर को, कि आप कितना अच्छे से निबंध लिखे हैं। और जो अच्छे से लिखते हैं, एक एक वर्ड सजा कर लिखते हैं, सोच कर लिखते हैं, तो अच्छा मार्क्स मिलता ही है। यह साहित्य का महत्वपूर्ण अंग है, मतलब निबंध लेखन जो है वह साहित्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। इसे लिखने के लिए अध्ययन और अभ्यास की आवश्यकता होती है। जैसे छोटे बच्चे में होंगे आप लोग 4 क्लास में, 6 क्लास में, तो उसमें देखते होंगे काव पे, मतलब गाय पे लेख, दीपावली पर, इस तरह से कुत्ते, बिल्ली आदि पे ऐसे लिखने के लिए सिखाया जाता है। तो क्यों सिखाया जाता है? ताकि बचपन से ही हम यह जानते, हमारे अंदर एक नॉलेज आ जाता है कि जैसे कि गाय है, तो गाय के बारे में हमको जानकारी हो जाती है कि गाय के बारे में, मान लीजिए गाय हमारे सामने खड़ी है, तो उसके बारे में हम अच्छी तरह लिखेंगे। गाय घास खाती है, गाय दूध देती है, गाय को चौपाया जानवर माना जाता है, मतलब 4 पैर वाला जानवर होता है। गाय के दूध से क्या होता है, बहुत तरह की मिठाइयाँ बनती है, और फिर क्या होता है, दही बनाते हैं। गाय के दूध से बहुत तरह के व्यंजन बनते हैं, मिठाइयाँ बनती है, और दूध जो होते हैं वह स्वास्थ्य के लिए बहुत ही क्या होते हैं, लाभकारी होते हैं। गाय को हम लोग माता कहते हैं, गौ माता कहते हैं। तो इस तरह से यह भी लिख सकते हैं। फिर गाय के गोबर के बारे में भी लिखा जाता है, उसके भी बहुत गुण होते हैं। गोमूत्र होता है गाय का, वह भी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। यह कीटाणुनाशक भी होता है। तो इस तरह से एक, मान लीजिए गाय हमारे सामने है और गाय के बारे में अगर हम सोच रहे हैं, तो उसके बारे में हमारे दिमाग में क्या क्या बातें आ रही है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक एक चीज जिस तरह भी लिखे हैं गाय के बारे में, उसी तरह कोई भी टॉपिक अगर आपको आ रहा है कि इस टॉपिक पर आपको ऐसे लिखना है, निबंध लिखना है, तो सिर्फ उसी के बारे में फोकस कीजिए, उसी के बारे में सिर्फ सोचिए कि हम किस तरह से उसके बारे में अधिक से अधिक जानकारी दे सकें। तो इसीलिए इसमें कहा गया है कि अच्छे निबंध में निम्नलिखित गुणों का समावेश होना चाहिए। पहला क्या क्या होना चाहिए, निबंध एक समान भाव व्यक्त करने वाले वाक्य एक स्थान पर होने चाहिए। मतलब निबंध जब हम लिखते हैं तो उसमें एक समान भाव होना चाहिए।
एक समान भाव मतलब उसी के अंदर हमारा भाव को हम फोकस करेंगे, पूरा दिमाग हमको उसी पर लगाना है, उसका हानि लाभ क्या है, उससे उसमें क्या उपयोगिता है। कोई भी चीज अगर हम पढ़ रहे हैं, ऐसे लिखना है, तो उसके बारे में हमको टोटल दिमाग में बैठा लेना चाहिए। दूसरा, निबंध के आकार का भी ध्यान रखना चाहिए। आकार मतलब जितना आपको एग्जाम में 200 शब्दों में या 350 शब्द 300 शब्दों में, जो भी आपको 120 शब्दों में भी आते हैं लिखने के लिए, तो इतने शब्द में आपको लिखना है। तो किस तरह से लिखेंगे, उसके आकार को आपको ध्यान रखना होगा कि ऐसा नहीं है कि हम लिखते चले गए और बहुत ज़्यादा लिख गए, समय की भी बर्बादी हो गई। और क्योंकि उसी समय निबंध के साथ साथ आपके बहुत सारे प्रश्न उत्तर भी रहेंगे, तो उस प्रश्न उत्तर को भी आपको लिखना है। तो आपको सबसे पहले यह देखना होगा कि इतना ही कम समय में आपको क्या क्या चीज लिखना है, उस निबंध के बारे में टोटल फोकस करके लिखना पड़ेगा। तो निबंध में मूल भाव से संबंध भाव छूटना नहीं चाहिए। मूल भाव जो दिया गया है आपको, जैसे मान लीजिए आपको महात्मा गांधी दिया गया है, सुभाष चंद्र बोस दिया जाएगा, या भगत सिंह दिया जाएगा, या पर्यावरण संबंधी रहेगा, प्रदूषण संबंधी रहेगा, या बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कुछ भी आ सकता है। तो उसके बारे में थोड़ी देर आप सोचें कि हमको इसके बारे में क्या भाव है, और भाव, एक एक भाव को गहराई से सोच सोच कर लिखना चाहिए। और अनावश्यक बातों को ठूस कर अनावश्यक विस्तार से भी बचना चाहिए। और जितना ही बात जरूरी है उतना ही लिखें, और अनावश्यक जो जरूरी नहीं है उस बात को उसमें नहीं लिखना चाहिए। अधिक शब्द निबंध को बोझिल बनाते हैं। अब अधिक शब्द आप उसमें चाहेंगे कि हमको मार्क्स मिल जाएगा, तो अधिक से अधिक उसमें शब्द लिख देंगे, तो क्या होता है, जो एग्जामिनर होते हैं जब वो पढ़ते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि यह बेमतलब का भी बात लिखा हुआ है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सटीक रूप से होना चाहिए और अच्छे ढंग से सोच समझ कर लिखा जाना चाहिए। निबंध की भाषा भावों के अनुकूल होनी चाहिए, और निबंध में जो आप भाषा लिखेंगे उसके अंदर आपकी भाव होना चाहिए। उसके अंदर आपको सबसे पहले प्रेम जगाना होगा, भाव जगाना होगा, उस विषय के बारे में थोड़ी देर आपको चिंतन करना होगा। जैसे कोई, मान लीजिए कोई ध्यान करता है, भगवान की प्रार्थना करता है, पूजा करता है, तो उस समय क्या करता है, लोग सारे भाव को, जो उसमें बहुत तरह की चिंताएं भी होती है, घर की परेशानियां होती है, पढ़ाई का टेंशन होता है, दोस्त का लड़ाई झगड़े का, प्रेम मोहब्बत का भी बात होता है, लेकिन लोग क्या करता है, प्रार्थना करते समय सारी बातों को लोग भूल जाता है और पूरा भाव किस पर केंद्रित करता है, ईश्वर के ऊपर केंद्रित करता है प्रार्थना में, कि हे ईश्वर मुझे शक्ति दीजिए, मैं आपका ध्यान करूं, पूजा करूं, मुझे सुबुद्धि दीजिए, मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं। तो यह सब भावना होती है। तो उसी तरह इसमें कहा गया है कि निबंध में भी भाव होना चाहिए, आपके भाव से ही आपके विचार बनते हैं। निबंध की भाषा ऐसी होनी चाहिए जो सभी को समझ में आ जाए। भाषा की क्लिष्टता से बचना चाहिए। अब भाषा जो है, बोझिल भाषा, बड़ा जो है लैंग्वेज, उसमें नहीं डालना चाहिए, और उसको साधारण रूप में, साधारण बात को साधारण ढंग से अच्छी तरह लिखना चाहिए। चौथा है यथासंभव प्रसंगों के अनुसार, प्रसंग जो आपके दिए गए हैं उसके अनुसार, फिर सूक्तियों, मुहावरों, लोकोक्तियों आदि का प्रयोग कर निबंध में रोचकता एवं सजीवता लाई जा सकती है। जब आप कोई भी ऐसे निबंध लिखेंगे तो उसमें कुछ सूक्तियां होती है, मुहावरे, लोकोक्तियां आदि आती है। तो अगर आपको लोकोक्तियां, मुहावरे आदि अच्छी तरह से तैयारी है तो बीच बीच में आप वह भी डाल सकते हैं। तो उससे क्या होता है, और भी सुंदर निबंध तैयार हो जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल के लिए मैं देने जा रही हूँ। जैसे मान लीजिए आप राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में लिख रहे हैं, तो राष्ट्रपति महात्मा गांधी के बारे में सबसे पहले आपको यह सोचना चाहिए कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कौन थे, हमारे देश के लिए क्या किए। हमारे देश में जब अंग्रेज शासन कर रहा था तो महात्मा गांधी का उसमें कितना योगदान था। महात्मा गांधी का जन्म देंगे, महात्मा गांधी के कैसे व्यक्तित्व थे यह भी देना होगा। महात्मा गांधी सत्य अहिंसा के पुजारी थे।
और यह सब देना होगा। तो मतलब उसमें एक दिमाग में पहले सेटिंग कीजिए कि महात्मा गांधी के बारे में क्या-क्या गुण है उनके अंदर। तो उस गुण को, एक-एक गुण को पहले दिमाग में बैठाना चाहिए और फिर उसको कलमबद्ध करना चाहिए, मतलब लिखने के लिए स्टार्टिंग करना चाहिए कि किस तरह से लिखें। तो मान लीजिए यहाँ पर मैं एक एग्जाम्पल देने जा रही हूँ आपको राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो आप पहले, सबसे पहले इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर देखिए कि महात्मा गांधी के बारे में कैसे लिखा गया है। तो देख लीजिए इसमें कैसे लिखा गया है। इस देश में ऐसा कौन होगा जो महात्मा गांधी को न जानता होगा। अब देखिए किस तरह से भाषा यहाँ प्रयोग किया गया है, एक अलग ही लैंग्वेज में प्रयोग किया गया है कि देश के बच्चे भी जानते हैं महात्मा गांधी के बारे में। तो इस ढंग से लिखने से क्या होता है, एग्जामिनर जो होते हैं उनको खुशी मिलती है कि बच्चे का ब्रेन जो है बहुत ही डेवलप है, बहुत ही अच्छा विचार है उनके अंदर। और क्या होता है, इससे क्या होता है, इससे हमारी भावना को देखता है कि हमारी भावना कैसी है, हमारा विचार कैसा है। अगर हम इससे अच्छी तरह लिखते हैं तो उससे पता चलता है कि हमारी जो भावना है, हमारा जो विचार है वह उत्कृष्ट भावना है। अच्छी भावना से हम सोचते हैं, हर काम को हम अच्छे ढंग से सोचते हैं और इसी से परख होती है कि बच्चे के अंदर कितना क्वालिटी है। और अगर कोई बच्चे ऐसे ही अनावश्यक बातें लिख देते हैं तो एग्जामिनर परख जाते हैं कि ये बच्चे जो हैं इसके अंदर उत्कृष्ट बुद्धि नहीं है और वह जो है अच्छे बच्चे नहीं है। उसका विचार, अंदर से उसके विचार की झलक आती है। अगर आप कोई भी ऐसे लिखते हो, लेटर लिखते हो, तो उससे आपकी परख होती है कि आप कैसे, आपका विचार कैसा है। तो इसीलिए आप लोगों को ऐसे दिया जाता है ताकि देखें कि बच्चे का कितना कम समय में कितना अधिक बातों की जानकारी उसको प्राप्त है। तो ऐसे का अभ्यास हमेशा करना चाहिए। बाकी समय अगर आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई के साथ साथ थोड़ा सा समय निकालेंगे कि किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ी देर के लिए सोचेंगे, चिंतन मनन करेंगे कि हम इस टॉपिक पर, मान लीजिए आप सोए हैं, आप बैठे हुए हैं, आप अपने अंदर कोई भी एक टॉपिक ले लीजिए, जैसे पर्यावरण प्रदूषण ले लीजिए। तो उसके बारे में थोड़ी देर सोचिए कि प्रदूषण हमारे जो है पर्यावरण को किस तरह से प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषण की समस्या से लोग ग्रसित हो गए हैं, तो इसके निदान के लिए किस तरह का काम करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। कल कारखाने के धुएं चारों तरफ फैले हुए हैं और चारों तरफ गंदगियां फैली हुई है। तो मतलब एक तरह से विचार पहले मन में सेटिंग कीजिए, तो फिर क्या होगा, आपका एक ऐसे दिमाग में ही तैयार हो जाएगा। फिर जब आप एक दो ऐसे इधर उधर भी पढ़ लेंगे तो आपको फिर सेटिंग हो जाएगा और आराम से आप एग्जाम में लिख सकते हैं। तो यही बात है, इससे कोई भारी चीज नहीं है, इससे एक जानकारी है। किसी भी चीज को आप कितना जानते हैं उस चीज को आपको लिखना है। तो इस पर एक एग्जाम्पल मैं दे रही हूँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में। तो देखिए किस तरह से इसमें लैंग्वेज का प्रयोग किया गया है। इस देश में ऐसा कौन होगा जो महात्मा गांधी को न जानता हो। उनके नाम से भारत का बच्चा बच्चा परिचित है। उन्हें सत्य और अहिंसा का पुजारी कहा जाता है। सत्यता से भरी उनकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होकर उनके अनुयायी बन गए, यानी उनके बातों का पालन करने लगे थे। यह उनके दो अचूक अस्त्र सत्य और अहिंसा ही थे, जिनके बल पर उन्होंने देशवासियों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर प्रदान किया। तो उनके पास क्या अस्त्र थे, दो अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा। वे असत्य का, कभी भी झूठ का सहारा नहीं लिए थे और कभी भी अहिंसा का सहारा नहीं लिए। मतलब किसी को मार पीट देना, किसी का जान ले लेना या मीट मछली जो होता है वो भी नहीं खाते थे, सात्विक खाना खाते थे। तो वे सत्य और अहिंसा के पुजारी थे। तो क्या होता है, जब कोई सत्य और अहिंसा के पुजारी कौन हो सकते हैं, जिसके अंदर जो है ज्ञान होता है, ईश्वरीय ज्ञान होता है। संत प्रवृत्ति के जो व्यक्ति होते हैं उनके अंदर ही यह सत्य और अहिंसा की भावना होती है। और जब यह सत्य और अहिंसा की भावना होती है तो क्या होता है, उनका जो मन होता है वह शांत हो जाता है। और जब मन हमेशा उनका शांत रहेगा तो हर चीज को वे शांति से सोचेंगे और कभी भी
लड़ाई झगड़े दंगे फसाद में नहीं पड़ते हैं। तो इसी के बारे में कहा गया है कि उनके पास तो 2 अस्त्र थे, सत्य और अहिंसा के, जिसके बल पर उन्होंने देशवासियों को खुली हवा में सांस लेने का अवसर दिया। हर देश को समय समय पर महापुरुषों की आवश्यकता महसूस होती रही है। कोई भी देश हो, क्या होता है समय समय पर जब हमारे देश में किसी भी तरह की परेशानियां होती है तो हमारे देश में कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो हमारे देश की बागडोर को संभालते हैं। तो गांधी जी इस तरह का काम कब किए थे? जब हमारा देश गुलाम हो गया था, हमारे देश पर अंग्रेज शासन करने लगे थे और चारों तरफ जो है जनता त्राही त्राही कर रही थी। चारों तरफ ऐसा लग रहा था, अंधकार लग रहा था, लगता था कि पता नहीं देश कब आजाद होगा। और अंग्रेज जो है भारतीयों के साथ अमानवीय व्यवहार कर रहा था, पशुवत व्यवहार करता था, मारपीट, फिर जेल में डाल देना, तो इस तरह के धंधे होते थे। तो इसको देखकर गांधी जी को सहन नहीं हुआ और गांधी जी इस देश को आजाद करने के लिए क्या किए? अपने जान को भी कुर्बान कर दिए। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। तो कहाँ हुआ था गांधी जी का जन्म? 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के काठियावाड़ जिले में पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता का नाम करमचंद तथा माता का नाम पुतलीबाई था। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने के बाद ये वकालत पढ़ने विदेश गए। 1891 में वकालत में डिग्री लेकर लौटने के बाद उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू कर दी। इनकी माता अत्यंत सीधी तथा सरल विचारों वाली महिला थी। वे ईश्वर में विश्वास रखती थी और नियमित पूजा पाठ किया करती थी। 19 वर्ष की आयु में जब वे बैरिस्ट्री की शिक्षा हेतु विलायत मतलब विदेश जाने लगे तो उन्होंने गांधी जी को विदेश में मांस मदिरा आदि का सेवन न करने की सीख दी। गांधी जी ने माता की इस सीख को अपनाया और आजीवन उसका पालन किया, यानी आजीवन वे कभी भी मांस मछली वगैरह नहीं खाए। गांधी जी छल फरेब और झूठ से कोसों दूर रहते थे। उन्होंने मुंबई में वकालत शुरू की पर इन्हें सफलता न मिली। वे झूठे मुकदमों से दूर रहना चाहते थे। इसी समय उन्हें एक मुकदमे की पैरवी के लिए कहाँ जाना पड़ा? दक्षिण अफ्रीका जाना पड़ा। गांधी जी ने अपनी बुद्धि और परिश्रम से वह मुकदमा जीत लिया। उस समय वहां अंग्रेजों द्वारा भारतीयों मतलब काले लोगों के साथ असंतोषजनक तथा अशोचनीय व्यवहार किया जा रहा था। बहुत ही वहां पर भारतीय लोगों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा था। इसका दुष्परिणाम गांधी जी को भी भुगतना पड़ा। उनमें असंतोष की भावना भड़क उठी। यह देखकर उन्हें काफी चिंता हो गई। उन्होंने ऐसे दुर्व्यवहार के खिलाफ आवाज उठाई। सन 1994 में वहीं उन्होंने नेशनल इंडिया कांग्रेस की स्थापना की। 1894 होना चाहिए। उनका यह आंदोलन 8 वर्षों तक चला। गांधी जी जब भारत लौटे तो यहाँ की दशा भी अफ्रीका से अलग न थी। यहाँ पर भी जो है अंग्रेज इसी तरह का सलूक कर रहे थे अपने देशवासियों के साथ। उस समय प्रथम विश्व युद्ध छिड़ चुका था। भारत द्वारा सहायता करने के बाद भी अंग्रेजों ने स्वराज्य का वायदा न निभाया। गांधी जी ने आंदोलन छेड़ दिया। भारत द्वारा क्या हुआ? सहायता करने के बाद भी अंग्रेज जो है देश से नहीं जाना चाह रहा था। तो गांधी जी फिर क्या किए? आंदोलन छेड़ दिए। उनके आंदोलन का प्रभाव देख अंग्रेज अचंभित हो गए, मतलब उसको आश्चर्य लगा। देश को गांधी जी का नेतृत्व मिलने से ही आंदोलन में नई जान आ गई। उन्होंने 1915 में चंपारण में मजदूरों का साथ दिया तथा 1930 में नमक का कानून तोड़कर अंग्रेजों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। उनकी दांडी यात्रा तथा 1942 अंग्रेज छोड़ो भारत छोड़ो आंदोलन की सफलता ने अंग्रेजी शासन की जड़ें हिला दी। इस बीच गांधी अनेक बार जेल में बंद किए गए पर इससे उनके मनोबल में कमी नहीं आई। वे आजादी के प्रयासरत रहे। आजादी के लिए उनकी मेहनत रंग लाई और देश को 15 अगस्त 1947 को
स्वतंत्रता मिल गई, मतलब देश आजाद हो गया। मानवता के पुजारी, शांति और अहिंसा का यह देवता 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे की गोलियों का शिकार हो गया, यानी मारे गए। गांधी जी भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, पर उनके आदर्श हमें सच्चाई के पथ पर चलने को प्रेरित करते रहेंगे। हम उनके आदर्शों को अपनाएं, यही उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तो बच्चों जान गए हम लोग किस तरह से ऐसे लिख सकते हैं। तो एक गांधी जी के बारे में क्या क्या विचार है उसको लेकर इसको लिखा गया है। तो उसी तरह आपको बहुत तरह के कोई भी टॉपिक दे देंगे, जैसे कंप्यूटर आज की आवश्यकता, इस पर भी रहेगा और बहुत सारे रह सकते हैं। और तो आप उसको, जैसे दीपावली है, दुर्गा पूजा है, यह सब तो साधारण है, लेकिन और भी आपको प्रदूषण के बारे में पूछा जाएगा, पर्यावरण के बारे में पूछ सकता है। आजकल तो कोरोना वायरस चल रहा है, उसके बारे में भी आपको जानकारी के लिए कोरोना वायरस पर भी ऐसे आ सकता है। तो कोरोना वायरस पर भी ऐसे मैं बना चुकी हूँ, तो उसको भी आप लोग देख लीजिएगा मेरे चैनल पर जा करके, या आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। बहुत ही अच्छी तरह से मैं कोरोना वायरस के बारे में लिखी हूँ। तो कोई भी टॉपिक अगर दें तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से उसको पढ़कर निबंध लिख सकते हैं। तो आशा है बच्चों आप लोगों को पाठ समझ में आ गया होगा बच्चों, और आप मेरे चैनल देव जनागरी को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बगल में बेल आइकन बटन है, इसे क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो बनाती हूँ आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाएगा। लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि आपको यह पाठ कैसा लगा। नए पाठ के साथ फिर मैं मिलूंगी बच्चों। धन्यवाद।